फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन इकोनॉमी के नेम से। और आपको अगर कोई भी लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और क्या कहते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाइए, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317, ठीक है। देखिए, फीचर सबसे पहला इंडियन एग्रीकल्चर का है कि लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ ये होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट। पर हेक्टेयर आउटपुट मतलब एक हेक्टेयर लैंड में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये एक हेक्टेयर लैंड है, तो एक हेक्टेयर लैंड में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ये प्रोडक्टिविटी का मतलब है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में पर हेक्टेयर आउटपुट मतलब कि प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू एडवांस नेशन। एडवांस नेशन के कंपैरिजन में हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर आउटपुट हमारे यहाँ का क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि राइस के मामले में ये 2014 का डेटा है। कंपैरेटिव कंपैरिजन करा गया है बाकी सारी कंट्रीज से, तो 2014 का ये डेटा है। और इसमें लिखा क्या है, देखिए राइस का आप डेटा देख रहे हैं। राइस में इंडिया में क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी होती, पर हेक्टेयर आउटपुट कितना है, 3.6। 3.6 है हमारा, मतलब एक हेक्टेयर आउटपुट में 3.6 टन, 3.6 हमारा टन वीट प्रोड्यूस होता है इंडिया में। एक हेक्टेयर लैंड में 3.6 टन वीट प्रोड्यूस होता है इंडिया में। ये 2014 का डेटा है। और वही चाइना में 6.8 होता है और वियतनाम में 5.8 होता है। और वर्ल्ड का एवरेज है, मतलब बाकी सारी कंट्रीज का टोटल करके डिवाइड कर दिया गया तो वर्ल्ड का एवरेज है 4.5। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा क्या कहते हैं कि राइस का प्रोडक्टिविटी है, मतलब पर हेक्टेयर आउटपुट है, वो बाकी एडवांस कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारा सिर्फ 3.6 है, बाकी कंट्रीज का 6.8, 5.8 और 4.5 है। तो वर्ल्ड एवरेज भी हमारा कम है और कंपेयर टू एडवांस नेशन वो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है राइस के मामले में। अब वीट देखिए, वीट में भी इंडिया का क्या है, इंडिया का वीट पर हेक्टेयर आउटपुट मतलब एक हेक्टेयर आउटपुट में 3.1 टन्स प्रोड्यूस कर पाता है, बट चाइना में 6.5 हो जाता है। और यूके में, हमारा यूनाइटेड किंगडम में 9 टन्स प्रोड्यूस होता है, 9.0। और वर्ल्ड एवरेज है 3.3, मतलब कि हमारा देखिए वर्ल्ड एवरेज से भी हम कम प्रोड्यूस करते हैं ये क्या, वीट। और पर हेक्टेयर आउटपुट हमारा वर्ल्ड एवरेज से भी कम है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की 2014 तक, ये 2014 का डेटा है, तब तक हमारी काफ़ी ज़्यादा कम थी। अभी का पता नहीं, अभी की प्रोडक्टिविटी बट उतना नहीं का बढ़ा है, बट बढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अब अभी उतना नहीं बढ़ा है। लेटेस्ट मैंने अभी काफ़ी दिन से देखा नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। अब देखिए, अब और मेज़ में हम देखें, मेज़ मक्का, तो इंडिया का क्या कहते हैं कि 2.6 है, ठीक है। इंडिया का क्या है, 2.6 है। और चाइना का 5.8 है और यूएसए का 10.7 है, ठीक है ना। मतलब देखने का ये मतलब है कि मेज़ में भी हमारी प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू जो एडवांस कंट्रीज है वो काफ़ी क्या है, कम है। वर्ल्ड एवरेज हमारा कितना, 5.6 है। ये डेटा, ये जो डेटा लिया गया है, एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, एग्रीकल्चर सेंसस स्टैटिक्स 2016 में हुआ था, तो उसका ये 2014 का डेटा है। 2016 में हुआ था तो 2014 का उन्होंने कंपैरिजन करा था। भाई उस ईयर का तो कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 2014 का ये डेटा है। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी कम है। और प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो ये किसका साइन है, बैकवर्डनेस का साइन है। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या डिमांड करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स की, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टिंग मशीन वगैरह एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड करता है। अब एक बात बताइए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही बैकवर्ड है तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? भाई इंडस्ट्रियल गुड्स डिमांड कौन करेगा, जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए चीज़ें चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह चाहिए। जब एग्रीकल्चर ही बैकवर्ड है तो हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर अगर सेक्टर बैकवर्ड है तो हमारा क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकवर्ड होगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना।
अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड मीन्स होता है हिडन। डिसगाइज्ड मीन्स क्या होता है? हिडन। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, ठीक है? तो छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैसा मतलब, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे कि गांव साइड में आप जाएंगे, अगर कहीं गांव साइड में मेनली एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ क्या है, एक लैंड है जैसे, और उस लैंड में 2 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? बट उसमें पूरी फैमिली लगी है, 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है? ज़रूरत कितने लोगों की है? 2 लोगों की। मतलब 2 लोग अगर काम करें तो उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट उस लैंड से निकाल सकते हैं, बट लगे कितने? 10 लोग। तो 10 लो जो बाकी के 8 लोग हैं, वो क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयड हैं कि नहीं है? वो अगर वो काम ना करें, तब भी लैंड में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 लोग सफिशिएंट काम कर सकते हैं, बट वो फालतू में लगे हैं। 2 8 जो लोग हैं, वो क्या हैं? फालतू में लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, 2 लोग अगर बहुत अच्छे से काम करें तो पूरा लैंड में अच्छे से काम कर सकते हैं, बट पूरी फैमिली लगी हुई है, 10 के 10 लोग लगे, तो जो 8 एक्स्ट्रा लोग लगे, अगर वो हट भी जाएं तो प्रोडक्टिविटी में, लैंड की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो 8 जो एक्स्ट्रा जो लगे, उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हिडन अनएम्प्लॉयड है। लोगों को देखने में तो लगेगा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, बट अगर उन वो चले भी जाएं तो प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हिडन अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं? एक्चुअल में लगता तो है कि अनएम्प्लॉयड हैं, बट क्या कहते हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर में भी होता है, पब्लिक सेक्टर में इतने लोग हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में, गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाइए, कितने लोग लगे रहते हैं, एक एक पोस्ट में, एक एक ऑफिस में 15-15 20 लोग, और वही काम 5-6 लोग कर सकते हैं, बट वो क्या, हिडन अनएम्प्लॉयड है, उनको सैलरी मिल रही है, एक्स्ट्रा लोग रख लिए गए, ठीक है ना? तो वही चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखा जाता है, बोलने का मतलब ये है, ठीक है ना? तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Disguised unemployment, it refer to the situation, it is a situation of hidden unemployment. It occurs when the number of person engaged on piece of land is much higher than was actually needed. अब भाई needed कितनी थी? एक्चुअल मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, उसमें नीड कितने की थी? 2 लेबर की थी, 2 लोगों की नीड थी, बट लगे कितने थे? 10 लोग, मतलब 8 एक्स्ट्रा लगे थे। सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड। अब देखने में तो लगेगा कि सारे एम्प्लॉयड हैं, बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड, कई सारे अनएम्प्लॉयड हैं। इवन व्हेन सम आर विड्रॉन, टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल। वही मैंने आपको बात बताई थी, अगर 8 हटा भी लिए जाते हैं, 2 अगर 8 हटा भी लिए गए उस लैंड से, तो 2 जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट 2 लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो 8 जो हैं फालतू में लगे हैं, ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम जो फालतू के लोग हैं, जो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो उनको अगर हम हटा लें, तो हमारी आउटपुट में, लैंड के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारा करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन एग्रीकल्चर का, और जिसकी वजह से क्या दिखता है? हमें बैकवर्डनेस दिखती है। भाई अब लोग, 2 लोगों की जगह 10 लोग क्यों लगे हैं? 10 लोग इसी वजह से लगे हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरे किसी एरिया में उनके पास काम नहीं है, पॉवर्टी है, गरीबी है, तो सब लोग अपना लगे हुए हैं, ठीक है ना? बट एक्चुअल में क्या है? वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, वो मतलब पॉवर्टी को शो कर रहे हैं, बैकवर्डनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है ना? आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? रेनफॉल में डिपेंडेंट है। देखिए, ये रेनफॉल में किसान हमारा बैठा हुआ है, ठीक है? तो रेनफॉल में डिपेंड है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। हमारे यहाँ का जो क्रॉप प्रोडक्शन है, मतलब वीट, राइस, मेज वगैरह, ये बहुत अनसर्टेन होता है। अगर रेनफॉल अच्छी हुई तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होगी, क्रॉप भी अच्छा होगा। वोलाटाइल फार्म आउटपुट, वोलाटाइल मतलब होता है, क्या कहते हैं, अनसर्टेन है, कि भाई अगर अच्छी फार वो रेनफॉल हुई तो क्या कहते हैं कि हमारा अच्छा आउटपुट होगा। वो मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। जिस साल अच्छी बरसात हुई तो उस साल अच्छी हार्वेस्टिंग या फार्मिंग हुई, अच्छा क्रॉप पैदा हुआ। बट क्या कहते हैं, जिस साल कम बरसात हुई तो उस साल हमारा कम आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो वोलाटाइल फार्म आउटपुट रिफर टू द वोलाटाइल फार्म इनकम। अब भाई एक बात बताइए, आउटपुट अगर कम ज़्यादा होगा तो फार्मर की इनकम भी तो अफेक्ट होगी ना, ठीक है? तो इस वजह से फार्मर क्या करता है? मेनली फांसी वगैरह लगा लिया, आत्महत्या कर लेता है, पेपर में आप लोग सुनते होंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल्स टू स्टेबल। तो ग्रोथ प्रोसेस स्टेबल नहीं रहती है एग्रीकल्चर में, ग्रोथ प्रोसेस स्टेबल नहीं रहती। भाई जब एग्रीकल्चर ही नहीं स्टेबल है तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे स्टेबल रहेगी? उसमें ही कभी जैसे अच्छी बरसात हुई तो आउटपुट हमारा ज़्यादा हो गया, फिर कम बरसात हुई तो आउटपुट हमारा कम हो गया, फिर अच्छी बरसात हुई, फिर ऐसे कम। तो जब उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, अनस्टेबिलिटी है, वोलेटिलिटी है, तो उसमें क्या कहते हैं कि कैसे हमारा स्टेबल रहेगा? स्टेबल तो ऐसे होता है ना, एक लाइन या तो इंक्रीज होता रहे लगातार, ठीक है ना? तो ये चीज़ नहीं होती।
सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको बताया था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है कि फार्मिंग इन इंडिया क्या है, सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि वो बस अपने लिए कर रहे हैं, मतलब जितना उनका पेट भर सके मिनिमम फार्मिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस फार्मर इतना ही प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में जितना वो 3 टाइम का उनका खाना निकल सके फार्मिंग से, और एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करते हैं। भाई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में सेल करेंगे जाके, उनको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है फार्मर्स। मतलब ज़्यादातर फार्मर्स हमारे इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग नहीं करते हैं, कि एक्स्ट्रा अपना प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने लगे जाके, ठीक है ना। तो मतलब उतनी फार्मिंग करते हैं जितना उनका पेट भर जाए, ठीक है, मिनिमम फार्मिंग करते हैं। तो इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली, इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इट इम्प्लाइज द फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कॉमर्शियल इन नेचर। कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करते, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने वाली फार्मिंग नहीं करते, बस थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे उनका पेट भर जाए, उनकी फैमिली का पेट भर जाए बस। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फेज टू जनरेट, अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मिनिमम अपने पेट का बस अगर प्रोड्यूस करते हैं तो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब सरप्लस नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रहेगा, स्टैग्नेशन रहेगा, रुका हुआ रहेगा। भाई उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं हम जितना हमें चाहिए, बस एक्स्ट्रा हमने प्रोड्यूस ही नहीं करा, मार्केट में हम सेल करने नहीं जा रहे हैं, तो इससे आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्डनेस जाएगी। वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ज़्यादा बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 तरीके के हमारे फार्मर्स होते हैं। एक होता है मार्जिनल फार्मर, एक होता है स्मॉल फार्मर, एक होता है स्मॉल मीडियम एंड मीडियम फार्मर, ये दोनों सेम है, और लार्ज फार्मर। इनको हेक्टेयर मतलब लैंड होल्डिंग में किसके पास इतनी लैंड है तो उसको वो हमारा मार्जिनल फार्मर, इनको लैंड होल्डिंग के साइज में बताया गया है कि किसके पास अगर इतनी लैंड है तो वो कौन से फार्मर में काउंट होगा। तो मार्जिनल फार्मर की कौन सा है, जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम जिसके, या 1 हेक्टेयर या उससे कम जिसके पास लैंड है, मतलब 2.5 एकड़ जिसके पास लैंड है, तो वो हमारा क्या है, मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। जिसके पास 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर लैंड है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लैंड है वो स्मॉल फार्मर है। जिसके पास स्मॉल एंड मीडियम फार्मर कौन है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक का लैंड है। और लार्ज फार्मर कौन है, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ हेक्टेयर, कि उन लैंड होल्डिंग के ऑन द बेसिस में ये डिफाइन करा गया है कि कौन सा फार्मर कितना है। मार्जिनल फार्मर वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है या 1 हेक्टेयर तक लैंड है। स्मॉल फार्मर वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लैंड है। मीडियम फार्मर वो है जिसके पास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर लैंड है। और लार्ज फार्मर वो है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो मैंने बता दिया। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी हमारा मॉडर्न इनपुट नहीं है, मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का उतना नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर क्या है, मार्जिनल फार्मर, मतलब गरीब। एक होता है स्मॉल, स्मॉल से भी वर्स होता है मार्जिनल, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है ना। तो आज के टाइम हमारे यहाँ भी ज़्यादातर फार्मर्स क्या है, मार्जिनल फार्मर है। तो मार्जिनल फार्मर है तो मॉडर्न इनपुट वो खरीद ही नहीं पाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद ही नहीं पाते हैं, परचेज ही नहीं कर पाते। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशली यूज, जुडिशली मतलब होता है दिमाग लगा के उसको यूज़ करना, तो वो उस तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते, बस जहाँ मन चाहा वैसे फेंक रहे हैं, कहीं ज़्यादा फेंक दिया कहीं कम फेंक दिया। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इससे क्या होता है, अगर आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर में नुकसान होगा, ठीक है ना। तो जुडिशली यूज़ नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या है। और दूसरी बात क्या है, इट इज़ बिकॉज द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एक्सट्रीमली पुअर, और हमारे यहाँ के जो ज़्यादातर फार्मर्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। उनके पास मॉडर्न इनपुट नहीं है, मॉडर्न इनपुट के ना होने के कारण प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी होने के कारण वो हमेशा गरीब रहते हैं और बैकवर्डनेस रहती है, ठीक है ना। तो कई सारे रीजन्स हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कई सारे रीजन्स हैं। अब स्मॉल होल्डिंग, हमारे यहाँ का जो किसान है उसके पास स्मॉल होल्डिंग है। स्मॉल होल्डिंग मतलब है, स्मॉल होल्डिंग के कई सारे क्या कहते हैं कि मैं बोल सकता हूँ कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया में नॉर्मली जो ईस्ट साइड है, बिहार का रीजन है, झारखंड वगैरह, यहाँ क्या फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है। प्रजनन दर मतलब एक औरत क्या कहते हैं 3-4 बच्चों को पैदा करती है यहाँ। तो जब फर्टिलिटी रेट ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा है तो होता क्या है कि जैसे अब एक बाप है, एक एक आदमी, उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो जब मरा तो उसकी जो लैंड होगी वो, जैसे मान लीजिए उसकी इतनी लैंड है और वो उन 4 बच्चों में बटेगी कि नहीं बचेगी, तो सबके पास क्या है, स्मॉल और स्मॉल होल्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो स्मॉल होल्डिंग का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है।
काफ़ी चीज़ों का मेन रीज़न क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, स्मॉल होल्डिंग, चारों को थोड़ा थोड़ा मिल गया, और स्मॉल होल्डिंग के कई सारे क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि स्मॉल होल्डिंग में हम कायदे से फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। देखिए वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, स्मॉल होल्डिंग अगर आपके पास है तो आप मशीन्स का कायदे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपके पास जरा सी वो क्या कहते हैं लैंड है, तो उसमें आप मशीन्स का कैसे यूज़ कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगा आपके पास यूज़ करना, ठीक है। और मार्जिनल फार्मर कंटिन्यू टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स, और हमारे यहाँ ज़्यादातर आज के हमने मैंने पहले बताया भी आपको कि ज़्यादातर फार्मर हमारे यहाँ का क्या है, ज़्यादातर फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है। मतलब कि जितना उसका पेट भर जाए मिनिमम फार्मिंग करता है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग नहीं करता है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करता है कि वो जाके मार्केट में सेल करे, उसको प्रॉफिट हो, ठीक है ना। क्योंकि वो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा कैसे प्रोड्यूस कर ले, उसके पास ज़्यादा इनपुट नहीं है। अब पैसा होगा तभी तो, और पैसा होगा तो मार्जिनल फार्मर, पुअर फार्मर वो काउंट क्यों करा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है। अब देखिए लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट, लैंडलॉर्ड क्या होता है, ओनर ऑफ द सॉइल, मैंने आपको बताया था, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है। और टीनेंट क्या होते हैं, टीनेंट हमारे होते हैं टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो जमीन में काम करते हैं। तो ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स। अब देखिए ज़्यादातर कल्टीवेशन कौन करता है जमीन में, लैंडलॉर्ड तो करते नहीं, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते हैं वही करते हैं, मतलब जो गरीब किसान होते हैं वही करते हैं। तो ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स, और हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल क्या करता है, अपना ऐश करता है। बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएटली बाय द ओनर। बट फार्मर, देखिए ये जो लैंड है, इस लैंड में जो टेलर ऑफ द सॉइल है, मतलब जो गरीब किसान है, वो ज़्यादातर हमारा कल्टीवेशन करता है। बट जो इससे रेवेन्यू आता है वो ज़्यादातर कौन रखता है, वो रख लेता है हमारा जो लैंडलॉर्ड होता है। क्यों, क्योंकि उसकी ज़मीन है, वो तो तुम्हें एज अ आप काम कर रहे हो तो कम से कम आपको पैसा देगा, मतलब जितना आप सर्वाइव कर पाओ। जैसे आप किसी ज़मीन में काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जाके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, कम से कम पैसा देगा किसान, ठीक है, कम से कम पैसा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेवेन्यू कमाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इस वजह से क्या कहते हैं कि जो टेलर होता है, टेलर ऑफ द सॉइल मतलब जो ज़मीन में काम कर रहा होता है, उसके पास कोई एक मोटिव नहीं रह जाता है कि भाई मुझे एग्रीकल्चर से इतना कम पैसा मिल रहा है, मैं क्यों इसमें पूरा अपना क्या कहते हैं बेस्ट दूँ, ठीक है ना, कि जब मुझे मिनिमम से मिनिमम मिलना ही है। अब जब उसे ज़्यादा मिले, इंसेंटिव मिले, या उससे ज़्यादा जब वो काम करे किसी फार्म लैंड में तो उसको ज़्यादा पैसा मिले, तो वो काम भी करे एक तरीके से, अच्छे से काम करे। तो एक क्या होता है, जब ना जो हमारा टेलर ऑफ द सॉइल होता है ना, उसको कोई मोटिवेशन रह जाता है, और फिर हमारा एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो जाता है। और मेन किसका क्या कहते हैं, मेन किसको बैक, कौन सी चीज़ बैकवर्ड होती है, मेन सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं ये सब करता है, मेन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर मेन सबसे ज़्यादा मारा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ना लैंडलॉर्ड ने पैसा दिया टेलर ऑफ द सॉइल को, और टेलर्स ऑफ द सॉइल भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो इतना ही काम करेंगे जितना उनको पैसा मिलना है, उतना ही बस काम करेंगे बस। और मेन सबसे ज़्यादा मारा जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या हो, इस वजह से भी बैकवर्ड हमारा हो रहा है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मतलब है आज के टाइम भी वही पुरानी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, वही बुलक कार्ड वगैरह, मतलब बैल से किसानी, वो खेत को फैलोइंग करना, फैलोइंग मतलब होता है जोतना, ठीक है। तो जोत रहे हैं खेत को, ठीक है, उसी सब चीज़ों से। तो लिखा है बिकॉज बल्क ऑफ द फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल एंड इन साइज। मैंने आपको बताया था कि बल्क ऑफ द जो फार्मर हैं वो हमारे यहाँ के क्या हैं, गरीब हैं। तो जो वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पुरानी जो मतलब क्या कहते हैं कि इनोवेटेबल है, मतलब बहुत जो सस्ती हैं, पहले बहुत चलती थी, ठीक है ना। तो दे आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंस व्हेन बुल्स प्लफ देयर फील्ड रेदर देन द ट्रैक्टर्स। अब वही बात है, क्या कहते हैं, अब जो क्या कहते हैं बुल्स क्या कहते हैं फैलोइंग करेंगे, खेत जोतेंगे, तो उसमें आपका इतना प्रोडक्टिविटी, उतना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर के थ्रू फॉलोइंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो उसमें आपका कम टाइम लगेगा। तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑन द कल्टीवेटर्स ऑन कैटल पावर। हमारे यहाँ का जो हैवी, हम लोग सबसे ज़्यादा मेन किस में डिपेंड है, कैटल पावर, मतलब ये भेड़ बकरियों में, एंड मैन पावर में भी डिपेंड है, रेदर देन द मॉडर्न इक्विपमेंट। मॉडर्न इक्विपमेंट्स में हम लोग कम डिपेंड है, ट्रैक्टर वगैरह हार्वेस्टर मशीन का हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर क्या है, मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। तो कॉन्सिक्वेंटली इसकी वजह से हमारा क्या होता है भाई, जब मेन किस हम जानवरों और आदमी में डिपेंड है, मशीनों में नहीं डिपेंड है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और मशीन में भी क्यों ना आदमी डिपेंड हो भाई, उसके पास पैसा ही नहीं इतना, हमारा यहाँ का जो फार्मर है वो गरीब है। तो इस वजह से मेन किसको सफ़र करना पड़ता है, मेन सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमेशा के लिए लो रहती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे एग्रीकल्चर के। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। इन लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।